हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए, ये हमारा चौथा सेशन है, पहला चैप्टर का आप आखिरी भी कह सकते हैं। अगर हम अभी क्वेश्चन आंसर को छोड़ दें तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल आखिरी होगा, लेकिन हम इसके बाद एक सेशन और देंगे जिसमें जितना भी हम पढ़ा चुके हैं ना, यानी जो आपको रिकॉर्ड मिल चुका है उसका क्वेश्चन आंसर एटलीस्ट कम से कम एनसीईआरटी का तो भी करा ही देंगे। इसके बाद जैसे हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है ना, हम उसके थ्रू कम से कम हर एक क्वेश्चन से गुजर जाएंगे ताकि हमें एक रफ आइडिया लग जाए कि क्या छूटा और क्या हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने कहा था टॉपिक 5 तक मेरे ख्याल से सेशन 3 तक हो गया ना, तो 5, 6, 7, 8 आप सब इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने इसमें बहुत कम लिखा है, नोट्स में मैंने सारी बातें लिख दी हैं जो आपको समझने वाली बातें हैं। इसलिए अगर किसी को ये बात समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, बस मेरी बात को आपको ध्यान से सुनना है। जो भी मेन काम है वो आपको नोट्स से मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो आपका नोट्स है ना, अभी आपका लिंक काम करेगा नहीं। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपसे खुलेगा भी नहीं, क्योंकि उसके लिए मैंने यूट्यूब को पहले भेजा है मेल वेरिफिकेशन के लिए बेसिकली। तो वो बोला 24 घंटा का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जाके लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने भेज भी दिया है ना, तो आप उससे भी उतार सकते हो। शुरू करें, बहुत वक्त लिया ना। चलिए, टॉपिक हमारा है सांप्रदायिकता। ये तो नाम सुने हो गया ना, सिंपल समझो। एक कंट्री है, एक कंट्री में मान लेते हैं 4 से 5, पता है दुनिया में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं। मान लेते हैं एक कंट्री में कम से कम 5-6 धर्म के लोग हैं। अगर जिसकी आबादी ज़्यादा होगी, उस धर्म के लोगों में थोड़ा सा मन में भावना ये आ जाता है कि ये कंट्री अब हमारे अनुसार चलना चाहिए। ऐसा होता है ना। तो जब किसी धर्म में अगर ये लगे कि ठीक है अब यही खास है, तो इस फीलिंग्स को बोलते हैं सांप्रदायिकता। ये एक सिर्फ महसूस करने वाली बातें हैं। इसलिए अब मैंने क्या लिखा, किसी विशेष धर्म को सबसे ऊपर मान लेना, ये कहलाता है हमारा सांप्रदायिकता। क्या ये देश के लिए अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। अब भूलिए मत, कोई भी कंट्री हो ना, चल वो तभी पाएगा जब हर एक देश के लोग, हर एक धर्म को जितने भी हैं सब खुश रहे और मिलजुल के रहें। अगर आप एक बोलोगे ठीक है हम सबसे टॉप पे हैं, बाकी तुम नीचे रहो, तो भाई साहब वो कैसे करेगा बर्दाश्त, है कि नहीं। अल्टीमेटली हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास तो कम से कम राइट्स है ना कि ठीक कम से कम चैन से जी पाए। तो ये भी तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना कि ठीक है तुम ऊपर हो हम नीचे रहें। इसलिए बोलते हैं कि समाज में सामंजस्य यानी एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि सांप्रदायिकता यानी किसी विशेष धर्म को सबसे ऊपर मान लेना। और अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है सरकार नहीं, जो नेता लोग हैं ना, वो तो चाहेंगे ऐसा हो। क्यों? जब भाषण वगैरह में या किसी और तरीके से अगर एक धर्म के लोगों को भड़का दे तो ऑब्वियस सी बात है सर कुछ तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा लोगों को। लेकिन इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? नेता लोग को। हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, देखो इस धर्म के लिए हम ये कर रहे हैं, तो मुझे वोट देना। अब उसकी बात को सुन के हो सकता है कि उस धर्म के लोग सब मान जाए, बोले अच्छा ये हमारे लिए काम करेगा, हमें मतलब उस लोगों से समस्याएं होती है, हमको उस धर्म से कोई मतलब नहीं है, चुन लेता है उसको। तो ऐसा भी मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इसलिए कहता है कि इसका प्रभाव, जो सांप्रदायिकता है ना, इसका प्रभाव राजनीति यानी पॉलिटिक्स पर भी पड़ता है और यह एक निगेटिव प्रभाव है। ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि हम उस नेता को चुन लें जो हमारे देश के लिए बहुत कम मायने रखता है कि ठीक है अच्छा काम करें। पहले पढ़ा ना मेरी बात। चलिए, इसका प्रभाव एक पढ़ा था श्रीलंका में। अच्छा, जो है श्रीलंका वाला उसका केस मैं यहाँ भी कर दूंगा, ठीक है। तो आप अभी इसको छोड़ सकते हो। अभी सिंपल समझो, श्रीलंका में ये हुआ था, जो कि विशेष धर्म के लोग थे ना, बौद्ध वाले जो सिंहली थे, उसका माना था कि हम ही टॉप पे हैं। सरकार तो बात मानी ही नहीं किसी की। तमिल लोग चिल्लाते रह गया कि मुझे भी अधिकार दो। बिल्कुल नहीं, हम हैं ज़्यादा संख्या में, हम हैं बॉस। इतना देश उसका बिखर गया ना, सिविल वार छिड़ गया था। इसको बोलते हैं गृह युद्ध, इसको बोलते हैं गृह युद्ध। यानी घर में अपनी जनता ही अपने जनता के खिलाफ लड़ गया, अपनी सरकार के खिलाफ लड़ गया। तो ऐसा कंडीशन हो गया। इसलिए कहते हैं कि इसको जितना हमसे संभव हो पाए इसको कम करना है, ताकि लोग में एक भाईचारा वाला एक फीलिंग्स आ सके। बोले पड़ा मेरी बात। चलिए, अब कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए, अगर हमको सांप्रदायिकता को ख़त्म करना है तो इसका मतलब सब धर्म के लोगों को बराबर मानेंगे। और जैसे सब धर्म के लोग को बराबर मानना शुरू कर दिए, इस फीलिंग्स को बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। यानी कि हमारे देश में जो भी धर्म के लोग हैं
सब लोग बराबर हैं, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सब बिल्कुल ऐसे है पैरेलल। इसलिए कहते हैं कि सभी धर्म को बराबर मानना, यही कहलाता है हमारा धर्मनिरपेक्षता। हमारा देश कैसा है? ऑफ कोर्स धर्मनिरपेक्ष, यानी उसको क्या बोलते हैं? सेक्युलर कंट्री, यानी कि सेक्युलरिज्म हमारे इंडिया में है। और इसलिए कहा गया है कि जो हमारे संविधान है ना, संविधान का बुनियाद है ये धर्मनिरपेक्ष। आपको लेके चलना पड़ेगा सबको। जिस दिन बैलेंस गड़बड़ा दिए, यानी अनबैलेंस कर दिया ना, देश में बहुत समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं कि यह संविधान की बुनियाद है। संविधान चलते ही, देखिए देश चलते संविधान, सब सी बात है। और संविधान में ये सब वो सब बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब देश को जोड़ कर रखने का काम करता है। इसलिए कहते हैं कि ये देश की बुनियाद है। लेकिन अगर धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए अच्छी बात है तो ये हमारे लिए खराब बातें हैं। इसलिए कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के लिए एक बुनियादी बात है, लेकिन सांप्रदायिकता एक चुनौती भरा बात है। ठीक है, वेट 2 to 3 सेकेंड। ठीक है ना, अब बात करते हैं लैंगिक मसले। जब मैं बोलूँ लैंगिक मसले, लैंगिक का मतलब बेसिकली क्या बोलोगे? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मसले क्या होता है? इशू जो बोल सकते हैं। इसका मतलब लैंगिक मसले का मतलब सिंपल ये हो गया कि हमारे समाज में जो है ना जेंडर, या तो महिला या तो पुरुष, उसके साथ भी होता भेदभाव। अभी भी शुरुआत में भी हो सकता है कि कुछ दिन तक अभी ये और चले। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं कि महिला पुरुष में जो भेदभाव है ना, हम उसी को बोलते हैं लैंगिक मसला। और ये हमारे इंडिया में अभी भी है। बस कल्पना करो, एक साइड आप महिला को रख दो, एक साइड आप पुरुष को रख दो, देखना कितना अंतर है। पहली बात तो दोनों को बराबर पढ़ाई नहीं मिल पाता है। पुरुष को पढ़ने का मौका ज़्यादा मिलता है, महिला को कम मिलता है। दूसरी समस्या, अगर एक ही फैक्ट्री में दोनों लोग काम करें ना, आप देखोगे जो मेल है ना, जो पुरुष हैं, उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी और इनको सैलरी भी कम मिलती है। जितना अधिकार एक पुरुष को समाज में मिलता है ना, उतना अधिकार तीन लोग को मिलता भी नहीं है। एक पुरुष चाहे तो रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे घूम के रात में वापस घर आए, कोई नहीं पूछेगा कि तुम कहाँ गए थे। 9 बजे के बाद आप लोग निकल के बता दो एक बार, संभव ही नहीं है। आमतौर पे उस सोसाइटी की बात करें जहाँ पे लोग अभी भी कम पढ़े लिखे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब तो कम से कम बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं ना, तो उतनी बात तो समझते हैं। तो मेरे कहने का मतलब काफ़ी सारा है ना भेदभाव अभी भी। इसलिए कहते हैं कि ठीक अधिकार उनको कम मिला है। महिला की मैं बात कर रहा हूँ, उनको मजदूरी कम मिलता है, उनको पढ़ाई कम मिलता है। अभी भी जान लो हमारे इंडिया में आधे से ज़्यादा महिलाएं अभी भी अनपढ़ है। हर 100 में से 54 महिलाएं शिक्षित हैं, यानी बाकी के 46 अशिक्षित हैं। मानो एवरेज आधा महिला अनपढ़ है दुनिया में अभी भी। अब खुद सोचो, पुरुष तो ऑब्वियस बात बाहर जाकर काम कर रहे हैं, घर कौन चलाता है रियल में? अगर आप सोचो तो महिलाएं चलाती हैं ना। उस महिलाओं में से भी आधे महिलाएं अनपढ़ अभी भी हैं। देश इतना जल्दी तरक्की कैसे कर सकता है? इसलिए कहते हैं महिला को कम से कम आप शिक्षा तो दे दीजिए। आवाज़ हो सकता है आपको आज लगे थोड़ा सा दबा से ना, तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है ना, आवाज़ से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि ठीक है 54% महिला अभी पढ़ी लिखें, बाकी सबको सरकार कोशिश करे कि ठीक है तुम लोग भी पढ़ लो। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर हमारा ऐसा ही समाज रहा जिसमें महिला को उतना भेदभाव हमेशा करते रहे और उनको ठीक से उनको अधिकार ना दे, इसका हमेशा निगेटिव प्रभाव, खराब प्रभाव, दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पे। कैसे? हमारे देश में आधे लोग लगभग पुरुष, आधे लोग महिला। आधे लोग बोले कि हम ऊपर उठ गए, अब बाकी को तुम नीचे छोड़ दोगे। समाज में इतना विभाजन हो जाएगा ना कि आप झेल भी नहीं सकते हो। तो सामाजिक विभाजन तो कम से कम लैंगिक मसले में भी है। महिला को मान लिया गया कि तुम नीचे हो। एक तो खराब प्रभाव ये मिला। दूसरी बात, विकास कम होगा। अगर पुरुष काम करके पैसा कमा के देश की जीडीपी को बढ़ाता है तो महिलाएं भी तो कर सकती है ना। तो भूलो मत, अब देश की आधी आबादी को घर में बिठा के रख दिए हो। तो $3.5 ट्रिलियन मेरे ख्याल से अभी जीडीपी है इंडिया का। 3.5, हाँ शायद मेरे ख्याल जो भी हो, तो मान लेते हैं $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत का है। उसमें से सिर्फ अधिकतम लोग तो सिर्फ पुरुष लोग काम करते हैं।
कल्पना करो अगर सिर्फ महिलाएं सब भी बाहर आ जाए ना काम करने के लिए, सारी की सारी महिलाएं, इक्का दुक्का छोड़ के बात करते परसेंटेज में, सोचो देश कितना आगे बढ़ सकता है। हम तो आधी आबादी को बिल्कुल घर में बिठा दिए कि तुम चुपचाप बैठे रहो, छोटा मोटा काम करो, बात खत्म। तो देश का विकास कैसे होगा? हमें तो सब लोग चाहिए ना, सब मिल के आगे देश को बढ़ाएंगे। पुरुष बढ़ाएगा, महिलाएं बैठे हुए हैं, उनकी मजबूरी भी है ना। अल्टीमेटली देश का विकास भी इससे रुकता है। उसके बाद राजनीति में भी प्रभाव पड़ेगा इसका। अगर मान लेते हैं महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो उन्हें मतलब ही नहीं है सरकार से, उन्हें पता ही नहीं चलेगा सरकार क्या क्या कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्शन में खड़ी नहीं होंगी। इलेक्शन में खड़ी होंगी नहीं तो जीत के कोई जाएगा नहीं वहाँ पे। अब बताओ, जो समस्याएं एक महिला का समझ सकती है, क्या महिला की समस्या एक पुरुष समझेगा? नहीं समझेगा ना। इसलिए कहते हैं कम से कम अगर महिला वहाँ पे जाता है लोकसभा में चाहे विधानसभा में, तो कम से कम महिलाओं के बारे में आवाज़ तो उठाएगा। लेकिन अगर अशिक्षा इतना सारा है तो बहुत कम चांस है कि ठीक। अभी भी खुद सोचो ना, हमारे देश में जितने भी नेता लोग हैं, 500, 600, 1000 जो भी है, उसमें से क्या महिला मिलता है आपको? बहुत कम मिलता है ना। अगर महिलाएं भी आधी होती कम से कम, तो आज ये महिलाएं का इतना हाल नहीं होता ख़राब, ठीक है ना। इसका प्रभाव राजनीति पर ही पड़ेगा। राजनीति कहने का मतलब क्या हुआ? अगर महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्शन में खड़ी भी नहीं होंगी। क्यों? उनको पता ही नहीं है कि इलेक्शन क्या होता है, उनको पता नहीं कि सरकार क्या क्या स्कीम लाई है, सरकार का क्या काम है, कैसे काम करती है, कुछ नहीं पता है। इलेक्शन में खड़ा कौन होगा? होगा ही नहीं, होगा तो बहुत कम होगा। मुझे अभी बताइए, जितने भी हमारे इंडिया में भी लोग हैं, जो नेता की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें से क्या वो नेता ऐसा है जो महिला में है? बहुत कम मिलेगा ना। आप खुद सोचो, जो एक महिला का तकलीफ समझ सकती है, क्या वो पुरुष को पल्ले पड़ेगा? वहाँ जाके हमेशा पुरुष के बारे में बात करेगा ना, ये नियम लाओ, वो नियम लाओ, ये नियम लाओ। उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सोसाइटी में आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं उनके बारे में क्या बात करनी है। बात करती भी है तो बहुत कम। तो मेरे कहने का मतलब, अगर नेता लोग में अगर महिलाएं भी जाना शुरू कर देना तो कम से कम देश का अच्छा भलाई हो जाएगा। और कम से कम महिलाएं का जो हाल है ना, ये हाल तो होने वाला बिल्कुल नहीं है, सुधर जाएगा। इसलिए कहते हैं इसका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ता है। अच्छा, एक आप देखो डेटा, महिला की बात करते हैं ना, तो गांव के लगभग 85%, यानी हर 100 में से 85 महिला अभी भी खेत में काम करती हैं, कृषि से। और पूरे इंडिया की जब बात कर ले, शहर गांव को जोड़ दें तो लगभग आधी महिला 54% के आसपास कृषि में काम करती हैं, ठीक है। हो सकता है डेटा आ जाए एग्जाम में, पता ये तो हमेशा वैरी करते रहता है ना, तो मे भी। चलिए, ये सब जो भी हाल है ना इंडिया में महिलाओं के साथ, क्या उसके पीछे का वजह है? कारण एक तो अशिक्षा। आप एक बात सोचोगे ना कभी गौर से, दुनिया में जितनी भी समस्या है ना, जितनी भी समस्या, हम सब चीज़ को दूर कर सकते हैं, बस उसको शिक्षा अगर दे दो, उसको पढ़ा लिखा दो। जैसे पढ़ाओगे ना, इतना उसका अकल खुल जाएगा, इतना बुद्धि खुल जाएगा कि सही और गलत क्या है उसको फ़र्क पड़ना दिख जाएगा, यानी फ़र्क पड़ने लगेगा। तो सबसे पहली समस्या कि अगर हम अशिक्षा को बढ़ावा देंगे बार बार तो कैसे अकल खुलेगा? तो महिला पीछे है क्योंकि अशिक्षा है। अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो वो लोग भी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सरकार कर रही कोशिश। दूसरी बात, जो भी बड़े बड़े पोस्ट है ना, उस पर देखोगे आप पुरुष से रहते हैं। बड़का जो नेता लोग हैं, बड़का जो पोस्ट है, जो IAS ऑफिसर है, उसमें आपको क्या मिलता है? लड़के लोग बहुत कम। तो अगर बड़े बड़े पोस्ट में जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, उसके रैंक पे अगर महिलाएं भी होती ना तो और बहुत बेहतर होता। तीसरी बात, सरकार में महिलाओं का कम होना। सरकार में महिलाएं रहेंगी तब तो सरकार अपने बारे में बात कर पाएगी, यानी जो महिलाएं हैं अपने बारे में बात कर पाएंगी। आप पुरुष से उम्मीद करके बैठे हो कि पुरुष मेरे बारे में समस्या वहाँ पे सुलझाएगा। हो सकता है बात करे, उतना उसको पल्ले भी नहीं पड़ेगा, वो महसूस नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोग भी चले जाना, ठीक है ना। 21 साल के हो जाओगे, कम से कम पहले गांव मुखिया बन जाओ। 25 साल का हो जाओ, सीधे दिल्ली जाके लोकसभा में बैठ जाओ, सरकार हिला दो बिल्कुल, ठीक है ना। आज से उम्र जोड़ते रहो अपना, ठीक है। तो कहाँ मैं था? हाँ, तो सरकार में महिला की संख्या बहुत कम है, इसलिए समस्या होती है। और एक गरीबी अगर है तो क्या उसके पेरेंट्स पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे ना। इसके पीछे वही कई सारा वजह है, मैंने नोट्स में लिख दिया। बाकी जब मैं कराऊंगा ना क्वेश्चन तो कम से कम सारी बातें मैं बोल दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि पॉसिबल है नहीं कि 2 महीना मैंने बहुत सारे, मतलब 2 महीना के अंदर मैं बहुत सारी बातें कह पाऊँ। तो कोशिश करना, मैं जितना ही बोलूँ ना, कम से कम उसको समझना और कोशिश करना थोड़ा सा खुद से एनालाइज करने की, आखिर रियल में इंसिडेंट हमारे इंडिया में हो रहा अभी भी। तो गरीबी,
अगर गरीब फैमिली है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत कम चांस है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। और अगर मान लेते पढ़ाने की कोशिश भी करेगा तो पहले चाहेगा पहले बेटे को पढ़ा दे, क्योंकि अल्टीमेटली वो डिपेंड बेटे पे है ना। तो बोलेगा ठीक है भैया बिटिया को नहीं पढ़ाएंगे, चुपचाप भेज देंगे, हम बेटे को पढ़ा के इसको बोलेंगे तुम मेरा ख्याल रखना बुढ़ापा में। तो एक तो वजह हमारा ये भी हो जाएगा। अब बात करते हैं लोकतंत्र में महिला की भागीदारी। यानी ये दुनिया का जितना भी देश है ना, देश, हर एक देश कोशिश करता है कि हम अपने सरकार में महिलाओं को भी लाएं ताकि वो कम से कम महिला की समस्या सुलझा पाए। अगर इसलिए चैप्टर का नाम पढ़ा लोकतंत्र में साझेदारी, आप नोटिस कर रहे हो शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने सिर्फ इतनी बात बताई है, इतना बोलने के बावजूद भी कि देश में लोग कैसे कैसे हैं, अलग अलग हैं, बंटवारा कैसे हुआ, क्या समस्या है, कैसे साथ रह सकते हैं। जब तक लोकतंत्र में साझेदारी नहीं होगी ना तब तक देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। अल्टीमेटली हम सिर्फ एक ही बात सीखे कि सबको मिलकर आना है और देश को आगे बढ़ाना है। इतना ही चैप्टर था रियल में, पहला चैप्टर, ठीक है ना। ब्रिटेन में 19.3% महिला अभी भी इलेक्शन में सरकार में है। यानी कि अगर सरकार जीती है ना तो जिसकी सरकार है हर 100 नेता में से 19 महिला, बाकी सब पुरुष। अमेरिका में 16.5, इटली में 16.5, मतलब 16 के आसपास, आयरलैंड में 16.2। ये डेटा मुझे याद नहीं है, ठीक है, मैंने लिखा है, आप इसको याद कर लेना। भारत में 11%। यानी कि अगर 100 नेता है ना तो 100 नेता में से सिर्फ 11 महिला है, करते हैं काम। चलिए हमारा अब आखिरी टॉपिक है, 2 कंट्री बेल्जियम श्रीलंका, दोनों कंट्री को कंपेयर करते हैं और तब जाके निचोड़ निकालेंगे आखिर इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, और इसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा इतिश्री ऑफ दिस चैप्टर। तो पहली बात, श्रीलंका बेल्जियम। श्रीलंका एशिया में है, इंडिया के नीचे, तमिलनाडु के बगल में। बेल्जियम यूरोप में है, आपको पता है। तो पहली बात श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़। एशियन कंट्री है। वहाँ पे देखिए सिंहली भाषा भी है और सिंहली एक बौद्ध धर्म का एक समुदाय भी है। तो सिंहली 74%, तमिल भाषी लोग 18% और भारतीय तमिल भी है। जब अंग्रेज, पता ना, अंग्रेज श्रीलंका को भी कब्जा कर लेता तो हमारे इंडिया से मजदूर को ले जाया करते थे और श्रीलंका में ही छोड़ दिया करते थे। तो उसके फैमिली वाले बढ़ते बढ़ते आज वही 5% वहाँ पे हैं। हमारे लोग वेस्ट इंडीज में भी हैं अभी भी, ठीक है ना। ये सब अंग्रेज का किया धरा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो तमिल भाषी 18%, सिंहली है 74%, भारतीय तमिल 5%। अगर आप गौर सोचोगे ना तो सबसे ज़्यादा 74% लोग हैं, यानी बौद्ध धर्म वाले। ये लोग की इच्छा ये हुई कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना, तो क्यों ना सरकार में सिर्फ हम ही लोग रहें। तो अपने आप को हमेशा सुप्रीम मान लिया, मतलब कि हम ही सरकार में रहेंगे, हर एक अधिकार हम ही को मिलेगा। तमिल लोग का कहना था भाई साहब हम भी 18% हैं, हमको आप अनदेखा क्यों कर रहे हो। 18 कहने का मतलब सिंपल ही हो गया, 2 करोड़ लगभग 36 लाख आबादी मान लेते हैं लगभग। तो 36 लाख को आप सीधे अनदेखा कर रहे हो। ये उर्दू रहता तो बर्दाश्त कर लेता ना, 36 लाख विद्रोह ही करेगा ना। तो तमिल लोग चिल्ला रहा था भाई साहब हमको भी सरकार में लो, हमको भी अधिकार दो, हमको भी आरक्षण दो, हमको भी एडमिशन दो कॉलेज स्कूल में। बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्या किया था, सिंहली जाति वाले समुदाय वाले, वो सिंहली धर्म को, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, जो बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया है। सिंहली भाषा के जो लोग थे ना उनको आरक्षण दिया, स्कूल में छूट, कॉलेज में छूट, सब चीज़ में छूट। यानी सिंहली लोग को ही मान लिया कि तुम ही रियल में श्रीलंकन हो और बाकी सब तो गाय भैंस है ना, इनका मानना ये था। इसका मतलब इसकी जो भी सरकार थी ना, जो भी सरकार थी, ठीक से काम नहीं की। तुम एक लोगों को तुम अलग कैसे कर सकते हो। आप ऐसे एक सुने होंगे ना कहानी क्या उसको कोर्ट से बोलते शायद ना, कि जो क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ, जब मुझे याद आएगा ना तो मैं अगला सेशन में बोलूँगा, ठीक है ना। और जैसे ये सारी समस्या हुई तैसे ही LTTE बन गया। तमिल लोग का कहना ये था कि जब तुम हमको अलग ही मानते हो ना तो मुझे एक अलग राज बना दो, हम तुमसे देश से अलग होना चाहते हैं। सिंहली वाला मान नहीं रहा था, मेरे साथ ही रहोगे लेकिन लिमिट में रहोगे। इसको भाई साहब आ गया गुस्सा, बोला हम तुमसे अलग होके रहेंगे। तब जाके सब LTTE का ग्रुप बनाया। लिटे बोलते हैं ना,
लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। लिबरेशन कहने का मतलब अलगाव होता है, यानी कि हम आपसे अलग होना चाहते हैं। और ये वो वाला टाइगर्स था, यानी कि गुस्सैल लोग था जो चाहता था कि हम तमिल भाषी जो लोग हैं ना उस श्रीलंका से अलग हो जाए। ये उग्रवादी संगठन था, गुस्से वाला था, अलगाववादी टाइप का कह सकते हैं। हमारे इंडिया में थे ना बहुत सारे नेता काफ़ी गुस्से वाले, ऑब्वियस सी बात है, तब तो अंग्रेज गया ना। बहुत सारे नेता मिलके काम किए तब जाके चले गए, बहुत सारे नेता मिलके काम किए तब जाके अंग्रेज को हम लोग भगा पाए। हमारे भगत सिंह हुए, हमारे तिलक साहब हुए, हमारे आज़ाद जी हुए, ये सब मिल के थोड़ा सा काफ़ी गुस्सेल टाइप के थे। हम कह सकते हैं इनको थोड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं, गरम दल के नेता। तो वो भयंकर गरम वाला ये था, गुस्सेल वाला, तुमको हटाएंगे नहीं तो हम अलग हो जाएंगे। और जैसे ये सब हुआ तो आपको पता है ना देश में क्या हो जाएगा, गृह युद्ध, इसको बोलते हैं सिविल वार। जनता ही जनता के बीच में लड़ रही है, सरकार को भी कूट देगी बीच में अगर आ जाएगी तो। ऐसा हाल हो गया था। जब कोविड आया था ना, कोविड, मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, इधर 2019-20 की बात कर रहा हूँ। पता नहीं इंडिया में श्रीलंका में लगा था इमरजेंसी। समझिए वहाँ की जनता इतना मतलब गुस्से में भड़क गई थी, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था। लोग सब मॉल में जा जा के गेहूँ वगैरह जो राशन का सामान है उसको स्टॉक करने लगे। अभी भी हालत ख़राब है। श्रीलंका का कमाई सिर्फ इस बात से होता है कि कितना देश के लोग उसमें घूमने के लिए आते हैं। कोविड आ गया, आपको घूमने के लिए आ ही नहीं रहा, पैसा कहाँ से लाओगे। इंडिया से भी दिया था पैसा उसको बहुत सारा, तो भी नहीं चला पाया। तो सोचिए उसकी प्रेसिडेंट हाउस में वहाँ की जनता लोग घुस गया, बेड तोड़ फोड़ कर दिया, स्विमिंग पूल बनाया था। कितनी अजीब बात है। तो सिविल वार इसमें छिड़ गया था। अब देखो इसमें कंडीशन, यानी श्रीलंका अपने देश को बैलेंस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बाकी सब जो लोग थे ना इसमें साझेदारी नहीं कर पाया था ना, ये मान लिया था कि हम ही टॉप पे हैं, इसलिए समस्या हुई थी। पता आज मुझे एडिटिंग करते वक्त तो बहुत सारा कट करना पड़ेगा क्योंकि मैं ठीक से बोल ही नहीं पाया आज, ठीक है ना। तो आज काफ़ी टाइम टेकिंग एडिटिंग होगा। बेल्जियम यूरोप का देश है, इसका कैपिटल ब्रुसेल्स है। देखो जो आपका है ना बेल्जियम, उसका दो हिस्सा, एक ऊपर को बोलते हैं फ्लेमिश इलाका, नीचे को बोलते हैं बेलिनिया। फ्लेमिश में 60% लोग डच बोलने वाला है और जो बेलिनिया है उसमें 40% लोग फ्रेंच बोलने वाला है। लेकिन जो ब्रुसेल्स इसका कैपिटल है ना उसमें अगर देखो तो 80% लोग फ्रेंच बोलता है और 20% डच बोलता है। यानी अगर देश की बात करोगे तो फ्रेंच बोलने वाला कम है, लेकिन राजधानी में खास करके फ्रेंच बोलने वाला बेसी है। तो बोलेगा भैया सरकार तो यहीं चलेगी। अगर फ्रेंच वाला चाहता तो बोलता हम चलाएंगे देश, तो फिर होता लड़ाई झगड़ा किसके साथ, डच वालों के साथ। ये लोग काफ़ी बुद्धिमान है। आप ऐसे मान लो यूरोप हमेशा एशिया से बुद्धिमान रहा है। जितने भी मिले नोबेल पीस प्राइज़, पीस छोड़ो ना, नोबेल प्राइज़ अधिकतम यूरोप के ही पास गया है। महान महान साइंटिस्ट यूरोप से आया है ना, महान महान जो थे क्या बोलते हैं उसको, फिलोसफर, दार्शनिक, वो सब यूरोप से आया था। यूरोप में एक जेनेटिक इशू है कि डीएनए में कि इनका बुद्धि बहुत तेज होता है। तो मैं बोल क्या रहा था, मैं बोल रहा था कि हाँ ये लोग काफ़ी बुद्धिमान थे। ये लोग बोले कि अगर हम ये बोलें कि फ्रेंच वाला सरकार चलाएगा बाकी सबको छोड़ देंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना। हम एक काम करते हैं, दोनों को बैलेंस करते हैं। मतलब हम 3 ढंग की सरकार बनाएंगे, एगो केंद्र सरकार, एगो राज्य वाला और एगो सामुदायिक। केंद्र बोलेगा पूरे हम बेल्जियम को देखेंगे, पूरे बेल्जियम को, ठीक है ना। और केंद्र में फ्रेंच भी रहेगा, डच भी रहेगा। पता है यहाँ पे जर्मन भी कुछ था, 1-2% जर्मन भी रहेगा, कोई समस्या नहीं है। और राज्य में भी अलग अलग, यानी हर एक सरकार में दोनों भाषा के लोग को डाल दिया, दोनों खुश, ठीक है ना। तो ये बनाया। अच्छा, इसकी आबादी 2 करोड़, लगभग हरियाणा की जनसंख्या के बराबर। तो बनाया था केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। यानी ये समझे देश चलाने वाला, राज्य चलाने वाला, और ये एक गांव या फिर छोटा मोटा जिला चलाने वाला। और सब सरकार में दोनों भाषा के लोग थे, जर्मन भी थे, फ्रेंच भी थे और डच भी थे। डच बोलते हैं हॉलैंड वाला को, ठीक है, जिसको बोलते हैं शायद नीदरलैंड, ठीक है। सभी को बराबर अधिकार मिला, हर एक भाषा के लोग को बोला सबको देंगे बराबर अधिकार। दूसरी बात, जो उसका संविधान है ना, संविधान पता है उसको कई बार किया संशोधन। संशोधन कहने का मतलब सुधार होता है। इसको जब जब लगा कि हम सुधार करना चाहिए ताकि लोग खुश रह पाए, उतना बार ये सुधार किया ताकि किसी भी लोग को समस्या नहीं हुई। ये ठीक से किया नहीं, देश तबाह हो गया। और इतना अच्छा से किया कि आज ये यूरोप का विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है ये, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र में चाहे कोई भी कृषि हो, कृषि डेमोक्रेसी में, बाकी सब में कैसे हो पाएगा। हम सिर्फ बात कर रहे हैं
लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र में जनता की भागीदारी हर हाल में होना चाहिए, इसलिए चैप्टर का नाम था लोकतंत्र में साझेदारी। इसका मतलब हम चाहते हैं कि सरकार के हमारे देश के हर एक लोग हमारे लोकतंत्र में हिस्सा ले और देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। हमारे पास विभिन्नताएं हैं, सामाजिक विभाजन भी है, कई सारी समस्याएं हैं, उस सबको भूल के कम से कम लोकतंत्र में भरोसा रख के मिल के रहेंगे, ताकि हम लोग एक कह सकते हैं ठीक है अभी भी हमारे इंडिया में पार्टनरशिप है विद द पीपल टू द डेमोक्रेसी। मेरी बात समझ गए यहाँ तक? अब आ रही मुझे तेज नींद, मैं मिलता हूँ कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।